नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मिथिला महोत्सव और बिहार दिवस की तैयारियों में जुटा मधुबनी जिला प्रशासन। 20-22 मार्च को वॉटसन स्कूल में होगा भव्य आयोजन। बेनीपट्टी में पीएम आवास योजना की सूची से नाम कटाने का आरोप लेकर वार्ड सदस्य की पिटाई, 9 लोगों पर एफआईआर। खजौली में नशे में धुत युवकों ने गाड़ी तोड़ कर की मारपीट, 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज। लदनिया में बीडीओ ने आवास सहायकों के साथ की बैठक, दलित महादलित परिवारों को आवास योजना का लाभ देने का दिया निर्देश। रेगा पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद खुर्शीद ने कोर्ट में किया सरेंडर, शराब तस्करी के कई मामलों में था फरार। मधुबनी में जन वितरण प्रणाली संगठन के नए जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का हुआ मनोनयन। मधवापुर में परसा गांव के पास एसएसपी ने 609 बोतल शराब की बरामद, आरोपी फरार। मधुबनी में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेला आयोजित, सिविल सर्जन ने किया उद्घाटन। खजौली में हड़ताल के बाद कार्य पर लौटे राजस्व कर्मी, सीओ डेजी सिंह ने अंचल कार्यालय में समीक्षात्मक बैठक कर दिए कई आवश्यक निर्देश। मधवापुर में जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर का दावा, जनसुराज का बिहार होगा पलायन मुक्त और रोजगार युक्त। मधुबनी में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में तकनीकी विभाग की समीक्षा बैठक, योजनाओं में अनावश्यक विलंब पर होगी कार्रवाई। और जयनगर में 72वां बिहार राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट का हुआ भव्य उद्घाटन, मधुबनी बनाम नवादा के बीच हुआ पहला मुकाबला। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला में 20 व 21 मार्च को मिथिला महोत्सव व 22 मार्च को बिहार दिवस की आयोजन को लेकर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में है। मधुबनी जिला मुख्यालय के वॉटसन उच्च विद्यालय के मैदान को मुख्य समारोह स्थल बनाया गया है। वहीं इसकी तैयारी को लेकर बीते सोमवार को जिला पदाधिकारी के निर्देशानुसार उप विकास आयुक्त दीपेश कुमार की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक हुई। बैठक में कई दिशा निर्देश निर्गत किए गए। वहीं दूसरी तरफ मंगलवार को वॉटसन उच्च विद्यालय के परिसर में विभिन्न विद्यालयों के द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए स्क्रीनिंग का आयोजन किया गया, जहां निर्णायक मंडली के द्वारा अगले 3 दिनों के लिए होने वाले कार्यक्रम की प्रस्तुति के लिए बच्चों व छात्र छात्राओं का चयन किया गया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के निर्देश के आलोक में डीडीसी दीपेश कुमार की अध्यक्षता में मिथिला महोत्सव 2025 एवं बिहार दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की चल रही तैयारियों को लेकर डीआरडीए स्थित कार्यालय कक्ष में बैठक आयोजित हुई। समीक्षा के क्रम में डीडीसी ने बिहार स्थापना दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय में और जिले के सभी विद्यालयों के पोषित क्षेत्रों में प्रभात फेरी निकाली जाने को लेकर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को निर्देश दिया। समाहरणालय सहित सभी प्रमुख सरकारी कार्यालयों पर नीली रोशनी को लेकर भी निर्देश दिए गए। वॉटसन स्कूल के प्रांगण में मनाए जाने वाले मिथिला महोत्सव एवं बिहार दिवस के मुख्य समारोह हेतु दिन के आयोजन में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति को लेकर भी शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए। उन्होंने इस अवसर पर बिहार की प्रगति एवं मिथिला की संस्कृति को प्रतिबिंबित करने वाले विभिन्न विभागीय स्टॉल लगाए जाने के निर्देश भी दिए हैं। इसके अतिरिक्त संध्याकालीन सत्र में आयोजित होने वाले भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। इस अवसर पर डीपीआरओ परिमल कुमार, अनुमंडल पदाधिकारी सदर अश्विनी कुमार, प्रभारी पदाधिकारी जिला सामान्य शाखा सुजीत कुमार वर्णवाल, डीपीओ आईसीडीएस, डीपीएम जीविका, शिक्षक अभिषेक कुमार सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब हो कि मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन 20 एवं 21 मार्च तथा बिहार दिवस का आयोजन 22 मार्च 2025 को वॉटसन स्कूल मधुबनी के परिसर में होना है। इस दौरान 20 मार्च और 22 मार्च 2025 को 11 बजे दिन से स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति होनी है। इस परिप्रेक्ष्य में वॉटसन स्कूल के हॉल में इन प्रस्तुतियों में भाग लेने वाले
नवयुवक नवयुवतियों को परफॉर्मेंस स्क्रीनिंग के तहत चयनित किया गया। गतिविधि का निरीक्षण करने पहुंचे सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार ने चयन समिति को स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योग्य नवयुवक नवयुवतियों को अपना कौशल दिखाने का अवसर मिले। उन्होंने मिथिला महोत्सव और बिहार दिवस के जिला स्तरीय कार्यक्रम को सफल बनाने में युवाओं के प्रयास की सराहना भी की। उन्होंने उम्मीद जताई कि 20 और 22 मार्च को भव्य कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इस अवसर पर मीडिया संभाग प्रभारी समग्र शिक्षा अभियान कुमारी रीना, एडीपीसी समग्र शिक्षा अभियान सुजीत कुमार सिंह, चयन समिति के सदस्य उमेश कुमार, डॉक्टर अभिषेक कुमार, डॉक्टर मीनाक्षी कुमारी, मधु कुमारी, डॉक्टर शिव नारायण मिश्र, प्रेरणा कुमारी, सार्थक सुमन, सुधा कुमारी, शहाबुद्दीन, रिंकी कुमारी एवं वाटसन स्कूल के प्राचार्य अजीत कुमार साहू मौजूद थे। इस दौरान शिवगंगा बालिका उच्च विद्यालय, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार स्कूल, आईपीएस, क्रिएटिव पब्लिक स्कूल, जीएमएसएस उच्च विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय सिमरी पश्चिम, राज सेमिनरी से मीनाक्षी प्रभा, अंशुप्रिया, हर्षिता, स्नेहा झा, वैभव मिश्र समेत बड़ी संख्या में बच्चों ने भाग लिया। हेलो, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एक्टर एंड कॉमेडियन रोहित प्यारे। जी हाँ, मैं आ रहा हूं आपको हंसाने के लिए 20 मार्च को मिथिला महोत्सव में, यानी कि मधुबनी बिहार में। और इस कार्यक्रम के लिए मैं स्पेशली थैंक्स कहना चाहूंगा मधुबनी के डीएम एसडीएम साहब को और जिला विभाग के पूरे बिहार सरकार को। और एक स्पेशल थैंक्स है हमारे मर्चेंट मीडिया, जिनके बड़े ही नाम है उनका भी, ज्ञान जी और आशुतोष जी को। और मिलते हैं कॉमेडी के भरपूर प्यार में धमाल करने के लिए। नमस्कार। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के बसैठ पंचायत से एक खबर सामने आ रही है, जहां पीएम आवास योजना में नाम कटवाने का आरोप लगाते हुए वार्ड सदस्य के साथ मारपीट की गई। इस मामले को लेकर पीड़िता ने 9 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बेनीपट्टी थाना के बसैठ पंचायत में पीएम आवास योजना की सूची से नाम कटवाने का आरोप लगाकर वार्ड सदस्य के साथ मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित वार्ड सदस्य ने बेनीपट्टी थाना में पंचायत के ही 9 लोगों के खिलाफ आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए कानूनी कार्रवाई किए जाने की गुहार लगाई है। थाना को दिए आवेदन में बसैठ पंचायत के वार्ड 11 की पीड़ित वार्ड सदस्य श्यामतोला देवी के द्वारा उल्लेख किया गया है कि बीते 14 मार्च को उनके पड़ोसी लड्डू माली, लाल माली, पप्पू माली, किशुन माली, चांदनी कुमारी, सोनी देवी, आरती देवी, रंजू देवी और उषा देवी ने एक साथ मिलकर आवास योजना की सूची से नाम कटाने का झूठा आरोप लगाकर उसे व उसके पुत्र के साथ बुरी तरह मारपीट की। वादी ने उल्लेख किया है कि 14 मार्च की शाम 5 बजे के आसपास के पड़ोसी लड्डू माली आया और कहने लगा कि पीएम आवास योजना की सूची में उसके भाई किशन माली का नाम क्यों नहीं है। इतना कहकर उसने पीड़िता के साथ गाली गलौज शुरू कर दी। इसी क्रम में आरोपियों ने मारपीट की और गले से सोने का चेन भी छीन लिया। उसी दिन रात के 2 बजे जब उसका पुत्र बबलू अपने दरवाजे पर सो रहा था तो आरोपियों ने उसके गले में फंदा डालकर जान से मारने की भी कोशिश की, जबकि आरोपियों में शामिल रंजू देवी के नाम से पहले ही पीएम आवास योजना की सूची में नाम अंकित है और मार्च 2019 में उनके प्रस्तावित गृह निर्माण स्थल का जियो टैगिंग भी हो चुका है। बीते 12 मार्च को उसके नाम से आवास योजना मद की 1,20,000 की राशि सैंक्शन भी हो चुकी है। इस बाबत बेनीपट्टी थाना के अपर थानाध्यक्ष कंदन वासुकी ने कहा कि आवेदन प्राप्त हुआ है, मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। बोल रहे हैं 11 नंबर से श्यामतोला देवी। देखिए, इंदिरा आवास के लिए हमको, देखिए लड्डू माली ने हमको मारने लगा कि मेरा भाई के तुम ही नाम काट दिए हो, मेरा भाई के तुम ही नाम काट दिए हो। हम कहे कि हमको मत मारो मत मारो, हम तुम्हारे भाई के नाम नहीं काटे हैं, तुम्हारे भाई के नाम हम नहीं काटे, तुम्हारा भाई के मिल जाएगा इंदिरा आवास, तुम चेक करो और देखो तुम्हारे भाई जी को मिल जाएगा। तब वो तिरिक हमको मारने लगे। उसके बाद पप्पू माली आगे वो भी मारने लगे, किशुन माली आगे वो भी मारने लगे, लाल माली आगे वही, उसको सारे चारों आदमी मिलकर हमको मारने लगे, पूरा फैमिली मारने लगे, हमको बेहोश कर दिए, साड़ी उड़ी सब घींच लिया, मंगलसूत्र मेरा गला का था वो भी घींच लिए। उसके बाद हम क्या करें, चिल्लाने लगे हम तो। इसके बाद मेरा लड़का गया बचाने के लिए, बबलू माली के भी वो पूरे मारना शुरू कर दिए, तुम आए काहे, उनको भी मारना शुरू कर दिए।
तब हम बेहोश हो गए। फिर हमको इधर हम उठ के भागे, तो इसको भागने के बाद तो हमारा केवाड़ी हम बंद कर दिए। केवाड़ी बंद करने के बाद केवाड़ी तीनों केवाड़ी हमारा पिटने लगे। पिटते 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 केवाड़ी, वो लोग कहे तुम लिख लो, आज तुम्हारे मर्डर कर देंगे, कोई बचाने वाला तुमको नहीं है। मेरा नाम सुनील माली है। क्या हुआ था घटना? मेरे माँ जो अभी वर्तमान में वार्ड सदस्य है, उनके साथ घटना हुआ है, जो कि लाभू किशन माली है। उनका भाई होली के दिन था 14 तारीख को, करीब जो उनका 13 तारीख को पैसा भी ऑर्डर लगा हुआ है पीएम आवास का, और 14 तारीख को मेरे साथ घटना कर दिया। वो मेरे माँ वार्ड सदस्य है, वो बोल रहा है कि जब से तुम वार्ड सदस्य बनी हो तब से हमको कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहा है, उससे हम वंचित है, तो भोसरी रंडी तुम ही को मारेंगे, और बेलंग करके अभद्र वीडियो बनाने का प्रयास किया। उसमें मेरा भाई बबलू माली माँ को आवाज, माँ मेरा आप चिल्ला रही थी बचाओ बचाओ, तो उसके घर के लोग आकर के और ज्यादा सभी लोग आकर के मारने पीटने लगे। और मेरे भाई जब बचाने गया मेरे माँ को, तो मेरे भाई को भी बहुत बुरे तरीके से मारा गया। तो उसमें लड्डू माली ने घूंटा पकड़कर साड़ी खींच दिया। उसका पिता वहाँ था, वो लोग भी मेरे भाई को मारने लगा। किशन माली वीडियो बनाने लगा, अश्लील वीडियो, जो मेरे माँ बेलंग थी, साड़ी भी ले गया। और उसके बाद लड्डू माली, पप्पू माली, किशन माली, लाल माली, और उसके बाद रंजू देवी, उषा देवी, आरती देवी, ये सभी लोग और भी उनके घर के कई लोग ने मिल के मेरे माँ को और भाई को बहुत बुरी तरीके से मारा, जिसका अनुमंडल अस्पताल में इलाज कराकर हम लोग ने लिखित बयान थाना को भी दिया। ये लोग कहाँ के रहने वाले हैं? सब बसई पंचायत के 11 नंबर वार्ड का निवासी है, बेनीपट्टी प्रखंड। आपका भी 11 नंबर में है वार्ड में? जी, मेरा भी घर 11 नंबर वार्ड में है, और मेरे घर के बगल में है। मेरा पड़ोसी, जो कि मेरे पास पेपर भी है, जो कि उनका सेंक्शन भी हो रखा है, जो उनका जियो टेक पहले 2019 में हुआ था। 1/3/2019 को उनका जियो टेक हुआ है, संजू देवी का जियो टेक कराया गया था। और लिस्ट में जो है किशन माली पिता लाल माली का नाम है, लेकिन बेनिफिशियरी अभी जो है ब्लॉक स्तरीय चढ़ाया गया है रंजू देवी का, जो उनका बेनिफिशियरी आईडी भी है, आप देख सकते हैं। और 13 तारीख को उनका पैसा सेंक्शन किया गया, 13/3/2025 को ऑर्डर किया गया, लेकिन पैसा अभी तक उनके खाते में नहीं पहुंचा है। 13 को इधर ऑर्डर हुआ, 14 तारीख को हम लोग को मार पीट करके, हमारे भाई को और माता को मार पीट के बहुत बुरी तरीके से बेलंग करके मारा गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र से नशे में धुत युवकों द्वारा गाड़ी तोड़फोड़ व मारपीट करने का मामला सामने आया है। इस मामले को लेकर 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खजौली थाना क्षेत्र के हरिसबारा गांव निवासी संतोष कुमार यादव के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में मारपीट करने, 4 पहिए वाहन की तोड़फोड़, लूटपाट एवं अभद्र व्यवहार करने के मामले में केस दर्ज किया है, जिसमें सोनू कुमार, दीपक कुमार, विनीत कुमार, रोहित कुमार, सुमन कुमार सहित अन्य अज्ञात लोग शामिल हैं। दर्ज एफआईआर के अनुसार घटना संतोष कुमार यादव अपने 4 पहिए वाहन से अपने बच्चे को लेकर जांच के लिए जयनगर अस्पताल जा रहा था। इसी बीच थाना क्षेत्र के मजमा टोल छपराढ़ी के पास एक बाइक पर सवार 3 युवक, जिसमें सोनू, दीपक व विनीत कुमार नशे में धुत था, गाड़ी के सामने बाइक आकर लगा दिया। संतोष बाइक हटाने को कहा तो वे लोग उसके साथ अभद्र व्यवहार करने लगे। बाद में अपने साथी रोहित कुमार यादव, सुमन कुमार यादव एवं अन्य अज्ञात युवकों को बुलाया, गाली गलौज के साथ मारपीट की, 4 पहिए वाहन को क्षतिग्रस्त कर दिया। गाड़ी में रखे बैग से 15,000 रुपए व गाड़ी का कागजात ले लिया। संतोष अपना 4 पहिया वाहन छोड़कर अपने बच्चों के साथ छपराढ़ी गांव की ओर भागकर जान बचाया। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा है कि आवेदन के आधार पर केस दर्ज हुआ है, मामले की जांच की जा रही है, दोषी पर जल्द ही कार्रवाई होगी। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड के प्रखंड विकास कार्यालय में बीडीओ ने आवास सहायकों के साथ बैठक की आयोजन की। इस बैठक के दौरान दलित महादलित परिवारों को आवास योजना का लाभ देने को निर्देशित किया गया। लदनिया प्रखंड विकास पदाधिकारी कार्यालय सभागार में मंगलवार को आवास सहायकों के साथ समीक्षात्मक बैठक की गई। बैठक में आवास पर्यवेक्षक राम उद्गार यादव समेत अन्य मौजूद थे। बैठक में उपस्थित 15 पंचायतों के आवास सहायकों को बीडीओ ने कहा कि काम में लापरवाही व कोताही बरतने वाले कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी आवास सहायक अपने अपने कार्य क्षेत्रों में महादलित व दलित मोहल्ले को चिन्हित कर वहां के दलित परिवारों का जॉब कार्ड बनाकर आवास योजना हेतु हर हाल में जियो टैग की कार्रवाई पूरी करे। जियो टैग को लेकर पंचायत भ्रमण या किसी से शिकायत मिलने पर ऐसे कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
उन्होंने कहा कि खासकर दलित व महादलित परिवारों को 100% आवास योजना हेतु जियो टैग करने का निर्देश दिया। पूर्व में स्वीकृत आवास योजना के लाभुकों द्वारा मकान बनाने के लिए राशि उठाने के बाद भवन निर्माण नहीं करने वाले लाभुकों के खिलाफ नीलामवाद कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब हो कि लदनिया प्रखंड में 15 पंचायतों में आवास योजना का लाभ लेने वाले लाभुकों द्वारा मनरेगा से जॉब कार्ड बनाया जा रहा है। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। रहिका थाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रहिका पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद खुर्शीद उर्फ चुन्नू ने आखिरकार पुलिस की दबिश से थककर कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। गौरतलब हो कि उनके ऊपर शराब तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और वह भागा फिर रहा था। आखिरकार पुलिस की दबिश के बाद उसने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। फिलहाल उनकी पत्नी रहिका पंचायत की मुखिया है। शराब तस्करी मामले में लंबे समय से फरार चल रहे रहिका पंचायत के मुखिया पति मोहम्मद खुर्शीद उर्फ चुन्नू ने सोमवार को कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी। रहिका थानाध्यक्ष रविंद्र कुमार ने बताया कि पुलिस की बढ़ती दबिश के बीच खुर्शीद ने कोर्ट में सरेंडर किया है। रहिका थाना के विभिन्न कांडों में वह नामजद आरोपित है। उसके खिलाफ शराब तस्करी के कई अन्य मामले भी दर्ज हैं। थानाध्यक्ष ने बताया कि उसकी पत्नी फिलहाल रहिका पंचायत की मुखिया है। पुलिस की कार्रवाई से वह भागा फिर रहा था। 18 जनवरी 2025 को रहिका के दुकान एवं उसके आसपास के क्षेत्र से 475 लीटर शराब बरामद किया गया था। खुर्शीद व उसके सहयोगी मोहम्मद शमशेर, गिरधारी यादव, कारी यादव, राम बाबू यादव व अजीत झा पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इससे पूर्व 21 मार्च 2022 को धनुषी जाने वाली सड़क स्थित कोठाटोल चौराहा के पास एक पिकअप से 423 लीटर शराब बरामद किया गया था। खुर्शीद एवं उसके 6 अन्य सहयोगियों पर मामला दर्ज किया गया था। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
बाबू ज्वेलर्स। विधानसभा चुनाव 2025 से पहले सभी संगठन को मजबूत बनाने की कवायद चल रही है। इसी कड़ी में जन वितरण प्रणाली के संघ का भी गठन किया गया, जहां नए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव का मनोनयन हुआ। जन वितरण प्रणाली के संगठन को मजबूत करने के लिए नए जिलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चयन किया गया है। जन वितरण प्रणाली के सभी विक्रेताओं को राजनगर राज मंदिर परिसर के प्रांगण में एक बैठक का आयोजन करने के उपरांत जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष का चयन किया गया है। सर्वसम्मत से जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष की चयन के बाद प्रखंड स्तर पर जन वितरण प्रणाली के संगठन को मजबूत करने की कवायद भी तेज हो गई है। जल्द ही प्रखंड स्तर पर भी चुनाव की तैयारी आरंभ किया जाएगा। जन वितरण प्रणाली के नए जिलाध्यक्ष के रूप में अशोक कुमार राय, उपाध्यक्ष जय नारायण यादव, सचिव अजय कुमार ठाकुर तथा कोषाध्यक्ष बिकाऊ पासवान का चयन किया गया। इस मौके पर नए जिलाध्यक्ष ने बताया कि जन वितरण विक्रेताओं को किसी प्रकार की समस्या के समाधान करने के लिए संगठन पूरी तरह प्रशासन के साथ साथ अपना पक्ष रखने के लिए प्रशासन के पास हर बिंदु पर लड़ाई लड़ेगी। इस चुनाव कार्यक्रम के तहत जन वितरण प्रणाली विक्रेता मोहम्मद फिरोज आलम, विनोद पांडे, मनोज कुमार, संजीव कुमार झा समेत कई लोग मौजूद रहे। जो आदमी क्रेडिट चालान नहीं बताया उसका लेटेस्ट पीरियड पेट्रोल 1 में 8 महीना का समय है। 8 महीना फाइन देके आप उसको क्रेडिट चालान बना के दे दीजिए, आपकी लाइसेंस रद्द नहीं होगा। चल रहा है और अलग सिस्टम को भी पैसा चाहिए उसको, जिसमें कोई कानून ना कर तो वहां कोई चीजें नहीं दी पैसा जाके दे देगा। वही 5 अनुमंडल में हमको देखने को मिला है, एक भुगतान अनुमंडल है तो जीरो बचा सनाटा चलता। यही से मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा संगठित रहिए और संगठन के जो बैठक हुआ है फेयर प्रेस डीलर एसोसिएशन मधुबनी, जन वितरण प्रणाली विक्रेता संघ मधुबनी, और आज का जो बैठक हुआ है उसमें संगठन पे चर्चा की गई है और संगठन में कुछ बदलाव किया गया है, जो कि हमारे संगठन में जो पहले थे कुछ अस्वस्थ होने के कारण उनको संगठन से थोड़ा सा मतलब अस्वस्थता के कारणों थोड़ा सा साइड हट गए हैं और संगठन पर हम लोग एक संगठित मधुबनी जिला को संगठित करने के लिए अपनी डीलरों की आवाज उठाने के लिए ये संगठन बनाया गया है, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए मैं अशोक कुमार राय को चयनित किया गया है और उपाध्यक्ष के लिए जयनारायण यादव और सचिव के लिए अजय कुमार ठाकुर और कोषाध्यक्ष के लिए बिकाऊ पासवान। और हम लोगों का एक ही उद्देश्य है कि हम संगठन मधुबनी जिला में कैसे मजबूत करेंगे, अपनी आवाजों को पदाधिकारी के नजदीक कैसे उठाएंगे, इसी विषय पर हम लोग आज एक सम्मेलन बुलाए थे और सर्वसम्मति से ऐसा निर्णय लिया गया है कि एक जिला कमेटी का चयन किया गया है और जो दायित्व दिया गया है हमको, मैं उसको अपनी जितने भाइयों हैं हमारा प्रखंड अध्यक्ष से लेके सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को मैं उस जो दायित्व दिया है उस पर मैं खरा उतरूंगा, निर्वहन करूंगा और सभी आवाज को बुलंद करूंगा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के परसा गांव के पास से एसएसबी के जवानों ने 609 बोतल शराब बरामद किया है। हालांकि मौके से तस्कर फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर छापेमारी की जा रही है। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के परसा गांव के पास सुरक्षा कर्मियों ने शराब की खेप बरामद किया है, जबकि आरोपी फरार हो गया। जब्त शराब की मात्रा 609 बोतल है। जब्ती की कार्रवाई परसा एसएसबी ने की। शराब की खेप नेपाल से भारतीय बाजार की ओर ले जाई जा रही थी। जब्त शराब की खेप को एसएसबी ने मधवापुर पुलिस के हवाले कर दिया। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि इस मामले में अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला में मिशन परिवार विकास अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में मधुबनी के सदर अस्पताल परिसर में परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन सिविल सर्जन समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। मौके पर परिवार नियोजन के अस्थायी व अस्थायी साधनों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। मधुबनी जिले में मिशन परिवार विकास अभियान के तहत 10 मार्च से 29 मार्च तक मिशन परिवार विकास अभियान आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत 10 मार्च से 29 मार्च मिशन परिवार विकास अभियान आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 मार्च से 16 मार्च तक दंपति संपर्क पखवाड़ा,
17 मार्च से 29 मार्च तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है, जिसके तहत परिवार नियोजन से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार को स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सदर अस्पताल में परिवार नियोजन मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने किया। मेले में लोगों को परिवार नियोजन के अस्थायी एवं अस्थायी साधन के बारे में जानकारी दी गई। वहीं सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई तमाम सुविधाओं की भी विस्तृत जानकारी दी गई। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खजौली में सभी राजस्व कर्मी हड़ताल के बाद आखिरकार वापस लौटे। वहीं इसको लेकर सीईओ डीजी सिंह ने सभी राजस्व कर्मियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने सभी लंबित पड़े कामों को ससमय पूरा करने के निर्देश समेत कई दिशा निर्देश निर्गत किए। खजौली अंचल कार्यालय में मंगलवार को सीईओ डीजी सिंह ने अपने अधीनस्थ कर्मियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की, जिसमें अंचल कार्यालय में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की एवं कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं हड़ताल से लौटे राजस्व कर्मियों को भी लंबित सभी कार्यों को ससमय पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने इस दौरान दाखिल खारिज, आरओआर, आधार सीडिंग, भू समाधान, ई मापी अभियान, बसेरा 2, आंगनबाड़ी केंद्र पर भवन निर्माण के लिए जमीन की उपलब्धता, नीलाम पत्र एवं वसूली से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। उन्होंने कार्यालय के प्रधान लिपिक एवं राजस्व कर्मियों को लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। वहीं आरटीपीएस पर लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने एवं लोक अधिकार से संबंधित एक भी प्रमाण पत्र लंबित न रहे, इससे संबंधित निर्देश आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक को दी गई। मौके पर प्रभारी अंचल निरीक्षक महादेव साफी, प्रधान लिपिक प्रभात कुमार चौधरी, लिपिक दीपक कुमार, आईटी सहायक रेवती चौधरी, कार्यपालक सहायक नरेंद्र झा, राजेंद्र प्रसाद सिंह, राजस्व कर्मी आशीष देव, अरविंद कुमार, प्रदीप कुमार, उमेश साफी सहित अंचल एवं आरटीपीएस के सभी कर्मी मौजूद थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर
जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। मधवापुर प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में जनसुराज के विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी बीच जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि अगर बिहार में जनसुराज होगा तो बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार रोजगार युक्त होगा। आइए हम आपको दिखाते हैं ये पूरी खबर। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख सह जनसुराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने कहा कि जनसुराज के सपनों का बिहार पलायन मुक्त और रोजगार युक्त होगा। विसारघाट में एक संक्षिप्त साक्षात्कार के दौरान द न्यूज को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जनता ने यदि इस दल को मौका दिया तो बिहार की दशा और दिशा बदल जाएगी। सभी बच्चों को विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, किसानों को लाभकारी खेती, महिलाओं की आत्मनिर्भरता और बुजुर्गों को सम्मानजनक पेंशन 2000 रुपए प्रति माह दिलाने की योजना है। सार्वजनिक जगहों पर कचरे के ढेर होने, स्वच्छता कर्मी को पारिश्रमिक नहीं मिलने के कारण कचरा उठाने का कार्य बंद करने की बात उन्होंने कही। कराने वाला कैसा होगा जनसुराज के सपनों का बिहार? जनसुराज के सपनों का बिहार होगा पलायन मुक्त बिहार, रोजगार युक्त बिहार, विश्व स्तरीय शिक्षा से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बिहार, खेती लाभकारी वाला बिहार, समृद्ध और संपन्न बिहार, बूढ़े और बूढ़ी को 2000 सम्मान वाला बिहार, 2000 पेंशन सम्मान वाला बिहार, इस तरह के और सबको स्वास्थ्य उपलब्ध, चिकित्सा उपलब्ध कराने वाला बिहार। 2500 रुपए माई बहन योजना के तहत देने की बात चल रही है कि अगर सरकार बनेगी तो। दीपक जी जो ये घोषणा कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि पिछली सरकार में वो उप मुख्यमंत्री थे, उस समय यह दिव्य ज्ञान कहाँ था? दूसरी बात कि बिहार की जनता को मुक्त बनाने की तैयारी कर रहे हैं आप। 2,46 करोड़ रुपया ही बिहार का पूरा बजट है और इसमें 1.5 लाख करोड़ रुपया आप माए बहन योजना में खर्च कर देंगे तो बाकी लोगों को दरमाहा कहाँ से मिलेगा? योजनाबद्ध में जो विकास का काम होगा वो बिहार सरकार कहाँ से खर्च करेगी? वर्तमान सरकार कर रही है कि उन्होंने बड़े पैमाने पर बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य किया है और कल कारखाने भी खोलने की बात कर रही है। तो वर्तमान सरकार से पूछना चाहते हैं कि पूरे बिहार में 23 लाख नौकरी ही अभी तक है और 14 करोड़ की आबादी है, तो फिर बाकी लोगों को नौकरी कब अगले जन्म में मिलेगा कि इस जन्म में, सो पता ही नहीं है। ये तो नौकरी की स्थिति है, इसलिए पलायन कर रहा है। बाहर लोग नौकरी खोजने जा रहे हैं, मजदूरी करने जा रहे हैं। अगर उद्योग धंधा खोल दिए तो बाहर क्यों जा रहे हैं? केवल 5 लाख लोग केवल सूरत में बिहार का मजदूर काम कर रहा है। क्या इस बात से आप कितना सहमत हैं? बता रहे थे लोग कि जनसुराज की घोषणा के बाद ही कल कारखाने खोलने की बात सरकार कर रही है, क्या कहना है? खोलने की बात कर रही है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन ये तो 20 साल से खोल रहे हैं, अभी तक खुला ही नहीं, सब बंद कर दिए। खोलने की बात कर रही है, खुल कहाँ रहा है? फिलहाल चल रही सरकारी योजनाओं की सफलता के बारे में क्या कहेंगे? सभी सरकारी योजनाएं ढकोसला बन के रह गया है, कागज पर रह गया है, भाषण की बात रह गई। कोई योजना धरती पर सफल नहीं है, कोई योजना लागू नहीं। सरकार कह रही है कि गांव को शहर की तरह बनाने के लिए स्वच्छता कर्मियों की बहाली वार्ड स्तर पर हुई है। स्वच्छता कर्मी को तो दरमाही सरकार दे ही नहीं रही है, सभी स्वच्छता कर्मी घर बैठा हुआ है
और गांव में घुसिए तो कचरे का अंबार दिखाई देगा आपको। यही स्वच्छता अभियान है। फिर आगे क्या संदेश देंगे हमारे दर्शकों के लिए? हम ये आपके दर्शकों को आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि नए बिहार बनाने के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, संपन्न और समृद्ध बिहार बनाने के लिए एक बार जन स्वराज के साथ आप सब लोग दल, जात, धर्म, तमाम सीमाओं से ऊपर उठकर हम सब जन स्वराज को एक बार अवसर दें और बिहार का मान और सम्मान और गौरव को बढ़ाएं। अपना परिचय दें। मेरा नाम रत्नेश्वर ठाकुर हुआ। मैं जन स्वराज का एक सिपाही हूं। मैं मधवापुर का पूर्व प्रमुख भी रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में तकनीकी विभाग की समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने संबंधित पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में तकनीकी विभाग के पदाधिकारियों की बैठक आयोजित हुई। जिलाधिकारी ने बैठक में विभागवार चल रही योजनाओं की विस्तृत समीक्षा किया एवं संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने बैठक में उपस्थित सभी तकनीकी विभागों के अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी योजना के क्रियान्वयन में कोई प्रशासनिक बाधा उत्पन्न होता है तो शनिवार की संध्या आयोजित होने वाले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग बैठक में उपस्थित होकर उसकी जानकारी दे। उन्होंने कहा कि सभी पदाधिकारी बैठक में आने से पूर्व अपने विभाग में चलने वाली सभी योजनाओं की पूरी तरह से अध्ययन कर उसके संबंध में पूर्ण जानकारी के साथ बैठक में भाग लिया करे। साथ ही प्रतिवेदन भेजने से पूर्व विगत माह के प्रतिवेदन एवं वर्तमान माह के लिए भेजे जाने वाले प्रतिवेदन का मिलान कर सभी योजनाओं में अद्यतन हुई प्रगति को भी अंकित करना सुनिश्चित करें। कहा कि किसी योजना में भूमि विवाद होने पर उसकी सूचना लिखित रूप से संबंधित अंचल अधिकारी को अनिवार्य रूप से दे। साथ ही उसकी एक प्रति जिला विकास शाखा मधुबनी को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। जिलाधिकारी ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि सप्ताह में कम से कम 2 दिन क्षेत्र का भ्रमण करें तथा सभी पुरानी एवं नई योजनाओं की समीक्षा कर वास्तविक रूप से कराए गए कार्य के आधार पर जिला मुख्यालय को प्रतिवेदन करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि रखरखाव वाले सड़क को निश्चित रूप से देखकर यदि उसमें निश्चित अवधि तक रखरखाव का कार्य संतोषजनक नहीं किया गया हो तो संबंधित एजेंसी को निर्देशित कर सड़क के रखरखाव का कार्य सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर प्रखंड में 72वां बिहार राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट का भव्य आगाज हुआ। इसका उद्घाटन मधुबनी के जिला पदाधिकारी समेत उपस्थित पदाधिकारी व गणमान्य लोगों ने संयुक्त रूप से किया। गौरतलब हो कि इस मैच का पहला फुटबॉल मैच मधुबनी बनाम नवादा के बीच खेला गया। जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के +2 हाई स्कूल मैदान में जिला फुटबॉल एसोसिएशन के नेतृत्व व टाउन क्लब जयनगर के तत्वाधान में मंगलवार से आयोजित होने वाले 7 दिवसीय 72वां बिहार राज्य फुटबॉल टूर्नामेंट एसएम मोइनुल हक मेमोरियल फुटबॉल कप 2025 का उद्घाटन मधुबनी जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा, जयनगर एसडीओ वीरेंद्र कुमार एवं एसडीपीओ विप्लव कुमार ने संयुक्त रूप से शांति दूत को आजाद कर किया। कार्यक्रम में थानाध्यक्ष अमित कुमार, सीओ कुमारी सुजाता, टाउन क्लब के अध्यक्ष सह मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, सचिव पवन कुमार सिंह, राजद नेता प्रदीप कुमार यादव समेत अन्य लोग मौजूद थे। राष्ट्रीय गीत के साथ टूर्नामेंट का शुभारंभ करते हुए मधुबनी बनाम नवादा के बीच मैच खेला गया। जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने कहा कि आज के खेल में टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को बधाई देते हुए कहा कि खेल को खेल के रूप में खेलना चाहिए। खेल में एक विजेता और दूसरा उपविजेता होता है। मधुबनी जिले के युवाओं के अंदर प्रतिभाओं की कमी नहीं है। जिले में विभिन्न क्षेत्रों में युवाओं के अंदर एक से बढ़कर एक प्रतिभा भरी हुई है। समय समय पर खेल प्रतियोगिता के आयोजन से स्थानीय स्तर पर युवाओं के अंदर छुपे प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों को पाग दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया। टीम को बहुत बधाई देता हूँ और आज मधुबनी का और नवादा टीमों का मैच है। मुझे उम्मीद है कि दोनों टीमें बहुत ही अच्छे तरीके से उस खेल भावना के साथ खेलेंगी और
हम लोग यही अपेक्षा करते हैं कि जो अन्य 3-4 टीमें हैं वो जो आने वाले दिनों में जो टूर्नामेंट होगा बहुत ही खेल भावना के साथ इस खेल को खेलेंगे और दर्शक लोगों से अपेक्षा है कि आप लोग शांतिपूर्ण तरीके से इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाएं और दोनों टीमें को, भारत की दोनों टीमों के सभी खिलाड़ियों को और टूर्नामेंट में भाग ले रहे अन्य टीमों के खिलाड़ियों को भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव निवासी महादेव पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर वापस लौटे हैं। उनके वापस लौटने पर लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हरलाखी प्रखंड के खिरहर गांव निवासी महादेव पूर्वे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने पर उनके गांव के लोगों ने खुशी जताई है। पीएम से मिलकर लौटने के बाद कार्यकर्ताओं और परिजनों ने उनका भव्य स्वागत किया। उन्हें दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ शपथ ग्रहण समारोह में बतौर झुग्गी झोपड़ी मंच दिल्ली के प्रधान के रूप में वहां बुलाया गया था। संजय पूर्वे, सत्यनारायण पूर्वे, संतोष पूर्वे, प्रेम पूर्वे समेत कई लोगों ने उन्हें इस मुलाकात के लिए बधाई दी। डेन न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक राघवेंद्र कुमार बेनीपट्टी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण, जल जीवन हरियाली समेत विभिन्न बिंदुओं को लेकर कई दिशा निर्देश निर्गत किए। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के निदेशक राघवेंद्र कुमार मंगलवार को बेनीपट्टी पहुंचे। उन्होंने मनरेगा कार्यालय में विभाग द्वारा संचालित खेल मैदान निर्माण, लेबर मद की राशि का भुगतान, जल जीवन हरियाली, नाला उराही और वृक्षारोपण सहित अन्य योजनाओं की पंचायत वाइज समीक्षा की और मौजूद पंचायत रोजगार सेवकों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश भी दिए। डीआरडीए निदेशक ने कहा कि मनरेगा द्वारा प्रखंड के कुल 23 जगहों पर खेल मैदान का निर्माण कराया जा रहा है, जिसे 15 अप्रैल तक किसी भी हाल में पूर्ण कर लेना है। 23 में 18 स्थानों पर 22 मार्च तक और बचे हुए स्थानों पर 31 मार्च तक हर हाल में निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। निदेशक ने कहा कि अरेर उत्तरी, पाली, परौल, शाहपुर और त्योंत में खेल मैदान निर्माण कार्य में कुछ समस्याएं आ रही है। पीओ को बैठक कर समन्वय स्थापित कर समाधान का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा निदेशक ने कहा कि सभी पीआरएस आवास सहायक से समन्वय स्थापित कर वित्तीय वर्ष 2023-24 के आवास लाभुकों की सूची प्राप्त करने और जिन लाभुकों के खाते पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय किस्त की राशि का भुगतान किया जा चुका है, वैसे लाभुकों के खाते पर 90 कार्य दिवस की लेबर मद की राशि भेजना सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया गया है। इधर बैठक से अनुपस्थित 3 पीआरएस क्रमशः बसैठ के अशोक कुमार साफी, परजुआर के संजय कुमार और ब्रह्मपुरा के अविनाश कुमार से स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया है। उधर समीक्षा के बाद डीआरडीए निदेशक ने गंगुली पंचायत में पहुंच मध्यसा उत्क्रमित उच्च विद्यालय में मनरेगा से 8,96,000 की लागत से निर्माणाधीन खेल मैदान का जायजा भी लिया। समीक्षा बैठक में मनरेगा के कार्यपालक अभियंता विनोद कुमार, पीओ जितेंद्र कुमार, लेखापाल ऋचा झा समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।